नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे से पार्टी का निशान और पार्टी का नाम दोनों जो एक चुनाव आयोग का फैसला हुआ था उसके बाद ये एकनाथ शिंदे के पक्ष में चला गया। इसके बाद उनको एक और झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेकर के पहुंचे कि हमें इस मामले में सुनवाई की जाए, हमारी बात सुनी जाए कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल दिया है, ये जो है हमारे संविधान, जो पार्टी का संविधान है, उसके विरुद्ध दिया गया है और इसकी तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि विधायकों के टूटने का खतरा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, वो लेकर के अपनी याचिका गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उसको सुनने के लिए मना कर दिया। हालांकि उसकी सुनवाई होगी, लेकिन अब बात यह है कि जो चुनाव आयोग इस बात के लिए अधिकृत है कि वो किस राजनीतिक पार्टी को वो मान्यता देगा, सिंबल कौन सा देगा, और पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना निर्णय दे चुकी है कि यह मामला इलेक्शन कमीशन का है कि वो पार्टी के नियम, कायदे, कानूनों को देखकर अपना फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तब ये एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं, तो क्यों? आखिरकार आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला दिया था और एकनाथ शिंदे के पक्ष में जब फैसला सुनाया था, तो उसने अपने फैसले में भी इस बात का जिक्र किया कि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना थी, वो शिवसेना का उन्होंने गुपचुप तरीके से संविधान को बदला, जिस संविधान का जिक्र वो कर भी रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो संविधान के तहत 1999 में जो संविधान था वो उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया जो बाला साहब ठाकरे के समय का बनाया हुआ है। और उसमें यह तय था कि पार्टी के कार्यकारिणी और पार्टी के शिवसेना के जो विधायक और सांसद है वो मिलकर के तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह जो कानून है, इस कानून को गुपचुप तरीके से 2018 में, यानी शिवसेना का जो संविधान था उसमें परिवर्तन कर दिया। और गुपचुप शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये गुपचुप शब्द का इस्तेमाल किया है। और उसको गुपचुप इसलिए कहा जा रहा है कि 2018 में जब ये संविधान का परिवर्तन किया गया, इस परिवर्तन का जिक्र शिव सैनिकों से भी नहीं किया गया। आम शिव सैनिक को भी नहीं पता कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी का जो नियम, कायदा, कानून बनाया हुआ है उस संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं। और इसका और आपने बताऊं कि किया क्या इन्होंने, कि जब परिवर्तन किया तो उस परिवर्तन में क्या कर दिया कि पार्टी का अध्यक्ष वो ही किसी को पार्टी शामिल कराना या पार्टी से निष्कासित करने के लिए मान्य होगा, यानी उसी के अधिकार क्षेत्र में होगा। और इन्होंने कहा कि पार्टी में जो सर्वोच्च पद होगा वो अध्यक्ष का होगा। अब ये पार्टी का अपना अंदरूनी संविधान होता है और वो संविधान जब पार्टी की मान्यता के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, चुनाव आयोग में जिस समय पेपर सबमिट किए जाते हैं उस समय ये संविधान जमा किया जाता है कि पार्टी का हमारे ये हमारे कानून है। अब इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किस कंडीशन में होगा वो भी कंडीशन लिखी जाती है कि भाई उसमें कार्यकारिणी होगी, सांसद होंगे, विधायक होंगे, 2/3 बहुमत से हमारे जो आम सभा बुलाई जाएगी या तो उसमें तय करेंगे, ये लिखा जाता है। लेकिन ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं किया गया और 2018 में उद्धव ठाकरे ने यह परिवर्तन कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा बनाया गया कानून, उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने अब डाल दिया कि पार्टी का अध्यक्ष वो सर्वे सर्वा होगा, वो किसी की भी पार्टी की सदस्यता रद्द कर सकता है, किसी को यानी पार्टी से बाहर कर सकता है, किसी को भी ज्वाइन करा सकता है, और अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होगा। यह जो परिवर्तन किया इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई और यही इलेक्शन कमीशन ने अपने निर्णय में लिखा। आपको बता दें, इसी बीच जिस तरह से ये अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर जो शिवसेना का कार्यालय वो उनको अलॉट हुआ था उस पर अपना कब्जा जता दिया और बाकायदा वहां कब्जा कर भी लिया है। और ये उनका अधिकार बनता भी है क्योंकि जिस तरह से पार्टी और पार्टी का सिंबल वो शिवसेना के नाम से अलॉट था और शिवसेना पर कब्जा इस समय एकनाथ शिंदे का है, वही उनके नेता हैं, वो सीएम भी हैं और 40 विधायक उनके पक्ष में हैं,
तो निश्चित जानिए कि शिवसेना का जो कार्यालय है उस पर उन्हीं का कब्जा होना है। तो वो कब्जा हो गया और अब इसके कब्जे के कारण से आपको बताएं थोड़ा अफरा तफरी भी हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर से एक बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे कोई सिंबल छीन सकता है लेकिन ठाकरे का नाम नहीं छीन सकता। भाई ठाकरे का नाम छीनने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आपको बता दें नियम के अनुसार तो होना यह चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना भवन यानी मुख्य कार्यालय और जितने कार्यालय वो भी खाली कर देने चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, और उनके साथ जितने विधायक सांसद हैं उन्होंने भी उसको मान्यता दी है। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि जो एकनाथ शिंदे गुट में विधायक हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम ना तो पार्टी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ना हम चंदे की बात कर रहे हैं, हमें तो काम करना है, जनता की सेवा करनी है और वो अधिकार चुनाव आयोग ने हमें दिया है। अभी हम इतने पर हैं। लेकिन आपको बता दें ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की असेंबली में जो कार्यालय था उस पर दावा हो गया है और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर जो दावा किया उसमें कह रहे हैं अपने अधिकार से जो इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है अगर उसे नहीं रोका गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। इसके बाद यहां तानाशाही चलेगी, ये उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये तानाशाही शब्द उद्धव ठाकरे ने इस्तेमाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि 2024 में यदि मोदी सरकार को नहीं रोका गया तो इस देश में तानाशाही लागू हो जाएगी। तो क्या उद्धव ठाकरे जी आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं इसके बाद से इस देश में तानाशाही चल रही है? आप कहते हैं कि चुनाव आयोग तो प्रधानमंत्री का गुलाम है, तो क्या सारे फैसले सरकार की एक तरफा हो रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी अगर आपके हिसाब की बात माने और आप ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है पीएम का गुलाम है, तो फिर दूसरी तरफ आप ही के नेता संजय राउत जब ये दावा कर रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है पार्टी के सिंबल और पार्टी के नाम को लेने के लिए, तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर पीएम के गुलाम है इसी इलेक्शन कमीशन तो ये 2000 करोड़ रुपए देने की जरूरत क्या है? जो गुलाम होता है ना, आपने गुलाम शब्द इस्तेमाल किया है, गुलाम को पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, गुलाम को हुक्म देने की जरूरत होती है। संजय राउत जी आपके घर में भी कोई कर्मचारी होंगे, आपके घर में सफाई कर्मचारी होंगे, कोई बर्तन धोने वाली कोई आती होंगी, वो गुलाम नहीं है, वो आपके सर्वेंट हैं, यानी नौकरी करते हैं आपके यहां, उनको भी आप पेमेंट देते हैं। लेकिन गुलाम जो होता है, गुलाम शब्द इस्तेमाल किया है, उसको आदेश दिया जाता है, पैसे नहीं। तो आप संजय राउत और उद्धव ठाकरे आपस में तय कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन पीएम का गुलाम है या पीएम का सर्वेंट है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अगर पैसे लेकर फैसला करे या गुलामी की मानसिकता से फैसला करे तो ये कब का फैसला हो गया होता और सबसे पहले कांग्रेस की मान्यता खत्म करते। अगर गुलामी की मानसिकता से काम हो रहा है और मोदी जी तानाशाह है तो मोदी जी तो सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो फिर सबकी मान्यता समाप्त कर दें जो जो अपोजिट पार्टी है। आप कौन सी पार्टी हो? केवल महाराष्ट्र में आपका थोड़े से एरिया में अब तो बचा है, बाकी तो कोई आपको जानता नहीं। महाराष्ट्र के अलावा कहीं आपकी राजनीति है? निश्चित रूप से नहीं है। तो आप इस तरह की बयानबाजी करके अपनी खींच क्यों दिखा रहे हैं? स्वीकार करिए जो फैसला हुआ है और मेरी बात मत मानिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात मत मानिए, अमित शाह की बात मत मानिए, लेकिन आप उनकी तो मान ही लो जो आपके साथ हैं। शरद पवार तो महाविकास अघाड़ी में है, आप तो कहते हो भीष्म पितामह हैं, आपके लिए उससे बढ़िया तो नेता ही पूरे भारत में कोई नहीं है। तो जब शरद पवार जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ है, उद्धव ठाकरे संजय राउत उस फैसले का सम्मान करें और उसे स्वीकार करें। जो इतना सीनियर लीडर है, जो आपके लिए भीष्म पितामह है, जो आपके लिए सर्वे सर्वा है, जिनके हुक्म में आपने
महाविकास आघाड़ी सरकार के तहत मुख्यमंत्री बनकर जो लूट खसूट मचाई, जो सरकार चलाई, उनकी तो बात मान लो। शरद पवार ने तो नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे लेकर फैसला दिया है। शरद पवार ने तो नहीं कहा कि वो इलेक्शन कमीशन पीएम का गुलाम है। जब आपके भीषम पितामह शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कहां से नए शब्द ला रहे हो? कुल मिलाकर के ये खींच दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो पार्टी के संविधान की बात 2018 की, ये बदलाव की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग इसमें पहले ही कह चुका कि भैया हमें तो कोई जानकारी आपने दी नहीं थी, दस्तावेज जमा कराए नहीं थे, और आज क्योंकि निर्णय हो गया है, अब आप पुराना कोई नोटिस उठा करके, मीटिंग का कोई मिनट्स उठा करके आज चुनाव आयोग में लाएंगे। तो सवाल यह था कि आपसे पहले क्यों नहीं लाए? चुनाव आयोग ने आपको नोटिस दिया था, आपसे जवाब मांगा था, तब तो आपने प्रस्तुत नहीं किया, तभी प्रस्तुत करते। इसका मतलब यह है कि 2018 में भी आपने केवल कुछ ही लोगों ने कमरे में बैठकर यह नियम कायदा कानून परिवर्तन कर दिया। क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि यह बात ओपन हो गई तो ओपन होने से कहीं ना कहीं शिव सैनिक ही आपके विरुद्ध हो जाएंगे कि भाई आपने तो अपनी एक परिवार की पार्टी बना दी, अध्यक्ष ही सब कुछ करेगा, अध्यक्ष जिसको ठाए निकाल के बाहर कर देगा, और अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होगा। यानी उसमें जो पार्टी में आपके उद्धव ठाकरे जी, आपकी जो शिवसेना थी, जो अब एकनाथ की हो गई है, उस समय उपाध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी, सारे जितनी पोस्ट हैं, कोषाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, उप सचिव होता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। केवल आप फैसला करेंगे और जो आप फैसला करेंगे वो मान्य होगा। वाह भाई वाह, क्या कानून बनाया है। ऐसे तो हर राजनीतिक पार्टी इसी तरह का कानून बना देगी। परिवारवादी पार्टियां तो ऐसे ही चलती हैं कि जो अध्यक्ष करेगा वही सही। तो यह आपने अपने हिसाब से बना लिया। अब इसमें चुनाव आयोग ने जब नहीं माना तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ, होना कुछ नहीं है। जो राजनीतिक जानकार हैं, पुराने पत्रकार मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं होना कुछ नहीं है, ये जो इन्होंने चंदा ट्रांसफर कर लिया है ये भी इनको वापस देना पड़ेगा, और अगर एकनाथ शिंदे चाहेंगे, दावेदारी करेंगे, तो इनको कार्यालय भी खाली करना पड़ेगा, शिवसेना भवन भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने काम पे फोकस रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और आपको बता दूं उन्होंने राजनीति में आने के लिए, महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए बहुत त्याग किया है। आप सब जानते हैं, उन्होंने अपने परिवार को खोया है। जिस तरह से उनके हालात हैं उसमें वो फिर भी शिव सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहे। और उद्धव ठाकरे जी आपसे मिलने के लिए आपके सांसद और विधायक वो समय मांगते थे, उन्हें समय नहीं मिलता था। ये हालात थे, सबको पता है, ये ओपन था। आपके अंदर से आक्रोश सामने, आप पीएम को कह रहे हो, आप कह रहे हो साहब पीएम ने ऐसा कर दिया, पीएम को लगता है वो शिवसेना को खत्म कर देंगे, शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, और इस तरह की शब्द बोल रहे हो। आपकी शिवसेना आपके कर्मों के कारण खत्म हुई है, याद करिए। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी कहता हूं और शिवसैनिकों को भी पूछना चाह रहा हूं, आपको याद है ना कि जब ये महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी तो क्या हो रहा था? जितने भी उद्धव ठाकरे के साथ के शिवसेना के मंत्री थे, उन मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा था, ना पुलिस ना प्रशासन। और जो विधायक थे वो अगर उद्धव ठाकरे से शिकायत करना चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे मिलने का समय नहीं देते थे। इससे बड़ा आश्चर्य हो सकता है कुछ कि अपनी पार्टी के विधायक से आप नहीं मिल रहे हैं? राजा महाराजाओं की तरह आपका दरबार लगेगा, उसमें दरबारी केवल एंट्री करेंगे। और इसलिए एकनाथ शिंदे को शिवसैनिकों ने चुना कि वो एक ऐसा नेता है जो मुसीबत में, दुख सुख में उनके बीच खड़ा होता है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके कर्मों ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, और 1% अगर सुप्रीम कोर्ट से आप ये निर्णय वापस करा भी लाए तो भी आपको क्या हासिल होने वाला है? महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। बीएमसी का चुनाव आएगा, 2024 का चुनाव आएगा। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि 2024 में आखिरी चुनाव होगा, तो अब देख लीजिए बिगुल बज चुका है। और अमित शाह जी ने तो घोषणा कर दी है कि जब शिवसेना साथ मिलकर लड़ी थी ना बीजेपी से,
तब जो है 2019 में 48 में से 42 सीटें जीती थी बीजेपी ने, गठबंधन ने, और अब तय कर दिया है उन्होंने कि 48 की 48 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। यानी कौन सा? एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर। अब उसमें एक दो पार्टी और आने की बात चल रही है, जैसे कि एमएनएस आने की बात हो रही है, ये समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अब आपको वो पैसे भी लौटाने पड़ेंगे जो पार्टी की दौलत है। इसमें आपको बता दें कि शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास 148.46 करोड़ यानी लगभग 149 करोड़ रुपए की एफडी और 186 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, कहीं ऑफिस होंगे, कहीं प्लॉट होगा, उस तरह का कुल मिलाकर के 334 करोड़ की संपत्ति है शिवसेना की। एकनाथ शिंदे ने अगर ये दावा ठोका कि शिवसेना, क्योंकि अब मैं हूं अध्यक्ष तो ये प्रॉपर्टी अब इधर आ जाएगी, यानी वो पार्टी की प्रॉपर्टी है, वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात ध्यान, उद्धव ठाकरे जी ध्यान से सुन लो, वो शिवसेना के नाम पर है। शिवसेना भवन, शिवसेना कार्यालय, शिवसेना के नाम पे कोई प्लॉट होगा या चंदा है बैंक में, वो उद्धव ठाकरे के नाम पे नहीं है, पार्टी का फंड है, पार्टी की प्रॉपर्टी है। तो एकनाथ शिंदे भी, उन्होंने तो कानून ही ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने कहा जो पार्टी का अध्यक्ष होगा उसे पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, और पार्टी का एक कोषाध्यक्ष है, उसके हस्ताक्षर से पैसा निकल सकता है। पार्टी में कौन शामिल होगा कौन नहीं, ये कार्यकारिणी तय करेगी, मिलकर के बैठ के तय होगा। तो आप जो दावा कर रहे हैं, अभी आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं, वो बचा कुचा जो पैसा है उसको आप कोर्ट कचहरी में इसी तरह लगाते रहिए। अभी आपका अंदरूनी झगड़ा है, इसमें बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आप आपस के झगड़े को बीजेपी के सर फोड़ना चाहते हैं, ताकि आप सोच रहे हैं कि आपको बीएमसी चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में सहानुभूति की कुछ वोट मिल जाएं। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है, सब जानती है, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते। आपने जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के समय में मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में किया, उसको जनता भूली नहीं है, और इसलिए आपकी कोई चाल, कोई बयान ये आपको वोट नहीं दिला सकता, ये समझ लीजिए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन वो ही बीएमसी और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। वंदे मातरम।